प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, व्याख्याता इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास कुटीर उद्योगों के पतन के प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रतिक्रियावादी और शोषणवादी नीति से भारतीय उद्योगों को सोचने पतन के मार्ग पर ला पटका। पतन की इस प्रक्रिया में दूसरे अनेक सहायक कारणों ने भी अपना योग दिया। उनमें से कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 है मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की केंद्रीय सत्ता तेजी के साथ पतन की ओर अग्रसर होती गई। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होने के कारण हत्या, अमीरों के षड्यंत्र और शक्ति के बल पर राज सिंहासन पर अधिकार किया जाने लगा। केंद्रीय सत्ता के निर्बल होते ही विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दक्षिण की मराठा शक्ति ने उत्तरी भारत में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और मुगलों के संरक्षक बन बैठे। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों ने देश में पहले से विद्यमान अशांति एवं अराजकता की स्थिति को और अधिक शोचनीय बना दिया। अशांति और अराजकता की इस स्थिति में कुटीर उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया और बाद में यूरोपीय उत्पादों के साथ प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाए। नंबर 2 है देसी रियासतों का अंत। भारतीय रियासतों के शासक परंपरागत भारतीय कुटीर उद्योगों के संरक्षक थे। वे कुशल शिल्पियों एवं कारीगरों को निरंतर सहायता व संरक्षण देकर प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके राज दरबारों की साज सज्जा के श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुओं की मांग बनी रहती थी, परंतु भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और उसके निरंतर विस्तार के फलस्वरूप अनेक देसी रियासतों का अंत हो गया, जिसकी क्षति भारतीय उद्योगों को उठानी पड़ी। इसका भारतीय कुटीर उद्योगों पर दोहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो इन उद्योगों को जो राज्याश्रय प्राप्त था वो समाप्त हो गया और दूसरी तरफ इन उद्योगों के बहुत से उत्पादों की मांग समाप्त हो गई। अब जो देसी रियासतें बची थी उनके शासक पश्चिमी उत्पादों को संरक्षण देने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति। भारत के कुटीर उद्योगों के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ से ही देसी रियासतों का शोषण करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों कंपनी का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता गया, उसका शोषण भी बढ़ता गया। बुनकरों का भारी शोषण होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विश्वविख्यात सूती वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुंची। यह स्थिति अन्य उद्योगों की हुई। कंपनी की नीति ने भारत के कुटीर उद्योगों को पतन के गर्त में धकेल दिया। नंबर 4 है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ बिंदु सिद्ध हुई। इस क्रांति का भारत के कुटीर उद्योगों पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन काफ़ी सस्ता था। इन उत्पादों ने भारतीय माल को पहले तो विदेशी बाजारों में और फिर भारतीय बाजारों से खदेड़ना शुरू कर दिया। भारत के परंपरागत कुटीर उद्योग मशीनों से उत्पादित माल का मुकाबला नहीं कर सके, विशेषकर उस स्थिति में जब उनसे राज्याश्रय भी छीन गया था। मशीनी उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा न कर पाने की वजह से भारत के कुटीर उद्योग अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे। नेक्स्ट है भारतीय माल पर ऊंचे कर लगाना। भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी आर्थिक नीति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रिटिश सरकार ने एक तरफ तो भारतीय उत्पादों के ब्रिटेन में आयात पर 20 से 80% तक आयात कर लगाकर ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया और दूसरी तरफ भारत में स्वतंत्र व्यापार नीति को लागू किया गया। परिणाम स्वरूप भारत के निर्यात व्यापार को गहरा धक्का लगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय बाजार ब्रिटिश उत्पादों से भर गए। चूँकि मशीन निर्मित वस्तुएं सस्ती थी और भारत की ब्रिटिश सरकार का उन्हें संरक्षण भी प्राप्त था, अतः देसी वस्तुओं की तुलना में उनका उपयोग
बढ़ता गया। भारतीय बाजारों में देसी वस्तुओं की मांग कम होती गई। ऐसी स्थिति में भारतीय कुटीर उद्योगों को जीवित रखना भी एक चुनौती भरा काम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारत के कुटीर उद्योगों के पतन में पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में लगे भारतीय और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। पहले जहां घरों में सजावट के लिए स्वदेशी कलात्मक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी, वहीं अब ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को महत्व दिया जाने लगा। वास्तव में विदेशी वस्तुओं का उपयोग समाज में गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी व्यापारियों द्वारा भारतीय कारीगरों का शोषण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से भारत के देशी राजाओं और नवाबों की शक्ति को कमज़ोर बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के व्यापारियों को पूरा संरक्षण दिया और समय समय पर उनके हितों की सुरक्षा के लिए कदम भी उठाती रही। इससे उत्साहित होकर विदेशी व्यापारियों ने भारतीय कारीगरों का जी भर के शोषण करना शुरू कर दिया। वे अपनी शर्तों पर भारतीय कारीगरों को कच्चा माल देते और अपनी इच्छानुसार तैयार माल का भुगतान करते। वे भारतीय कारीगरों को माल देने के संबंध में ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते जो सामान्य स्थिति में वे कभी नहीं करते। ठेके या अनुबंध के अनुसार माल न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी, जिससे भारतीय कारीगरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि विदेशी व्यापारियों के आतंक और शोषण से भयभीत होकर हजारों कारीगरों ने अपने परंपरागत उद्योगों से नाता तोड़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी की आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों पर रोक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी विजय का आनंद लेना शुरू किया था कि इंग्लैंड में उभरते हुए नए औद्योगिक वर्ग ने इसकी व्यापारिक प्रभुसत्ता को सीमित करने तथा इसे ब्रिटिश संसद के अधीन करने का आंदोलन आरंभ कर दिया। वास्तव में इस नए औद्योगिक वर्ग को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए उत्पाद की खपत के लिए भारतीय बाजारों की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप 1813 ईस्वी में कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया और 1833 ईस्वी में कंपनी को सभी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। अब भारत के बाजार सभी अंग्रेज व्यापारियों के लिए खोल दिए गए, जिन्होंने शीघ्र ही भारत में विविध प्रकार की ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार खोल दिए। देश में पाश्चात्य ढंग के बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर घरेलू उद्योगों को समाप्त किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारत के कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा की दौड़ में नहीं टिक पाए और उनका पतन होता गया। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन के साधनों का विकास। ब्रिटिश शासन ने देश में परिवहन के आधुनिक साधनों का विकास किया ताकि भारत के आंतरिक भागों तक ब्रिटिश उत्पादों को खपा सकें और भारत का कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। रेल निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ही भारत के कच्चे माल को अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटेन से आए तैयार माल को बंदरगाहों से देश के आंतरिक हिस्सों में ले जाना था। इसी प्रकार सड़कों का विकास किया गया, विद्युत टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया गया, डाक व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया गया। इन सब के परिणामस्वरूप ब्रिटिश कारखानों का सस्ता माल भारत के भीतरी भागों में पहुंच गया और कच्चा माल इंग्लैंड ले जाया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारत के कुटीर उद्योगों का पतन होना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट पॉइंट है अकाल। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बार बार पड़ने वाले अकालों ने भी कुटीर उद्योगों के पतन में योगदान दिया। अकालों के परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए, जिनमें कारीगर और शिल्पी भी सम्मिलित थे। इसके अलावा जो लोग बच गए थे उनकी स्थिति भी शोचनीय हो गई। जुलाहे, धोबी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई आदि शिल्पकार बेकारी और भूखमरी से पीड़ित हो गए और उनके व्यवसाय चौपट हो गए। और लास्ट पॉइंट है ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अंत। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत के गांव आत्मनिर्भर थे और गांवों की अधिकांश आवश्यकताएं ग्रामीण कुटीर उद्योगों द्वारा पूरी हो जाती थी। परंतु ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर गांवों की आत्मनिर्भरता का अंत कर दिया। अब ग्रामीण लोग भी सस्ती विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। इसका प्रभाव ग्रामीण कुटीर उद्योगों पर पड़ा। जुलाहे, कुम्हार, लोहार आदि शिल्पकारों के लिए जीविका चलाना कठिन होता गया और वे अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होते गए। नतीजा यह निकला कि भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने कुटीर उद्योगों के
पतन के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।